सुप्रभात साथियों, मैं नीलम पंकज एक बार पुनः आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी एक और नई वीडियो जो संबंधित है हमारी शिक्षक डायरी से। तो फ्रेंड्स, टीचर्स डायरी से रिलेटेड एक और वीडियो आप सबके साथ साझा की जा चुकी है पूर्व में भी, जिसमें हमने बात की थी शिक्षक डायरी से संबंधित प्रत्येक बिंदु के बारे में, और चाहे वो शिक्षण योजना हो अथवा हमारी शिक्षण योजना एक दृष्टि हो। तो शिक्षण योजना एक दृष्टि के माध्यम से हमने बात की थी कि किस प्रकार से हमें माहवार अथवा देखा जाए तो सप्ताह के अनुसार अपनी कार्य योजना को निर्मित करना है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि शासनादेश 5.0 जो कि मिशन प्रेरणा के ई पाठशाला फेज़ 5 से संबंधित है, दैट हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 4 जुलाई 2021, उसमें शिक्षकों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों के आलोक में हमें शिक्षक डायरी को कैसे भरना है। तो हमने उन जियो के आधार पर ये जाना था कि हमें 2 प्रकार के कार्य संपादित करने हैं। एक, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का निर्माण करना है, जो शिक्षण योजना हमारे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और समृद्ध हस्त पुस्तिका के रेफरेंस में प्रयोग की जाएगी। दूसरी बात, हमने ये बात साझा की थी कि जब हम अपनी शिक्षक डायरी को भरेंगे तो उसमें हमें अभिभावकों और बच्चों से वार्ता भी करनी है, उनकी ई मेंटरिंग भी करनी है और उससे संबंधित कार्य योजना को एक दिन पूर्व अपनी शिक्षक डायरी में अंकित करना है। तो आज इस वीडियो को हम लेकर आए हैं कि हमारे पास जो हमारे प्रतिदिन के कॉलम दिए गए हैं हमारी शिक्षक डायरी में, हम उसको किस प्रकार अंकित करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि विभाग द्वारा दी गई शिक्षक डायरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जाहिर सी बात है, इस विभाग ने जो हमें शिक्षक डायरी दी है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से अपनी प्लानिंग को मूर्त रूप प्रदान करें, अर्थात कि किस प्रकार से हम नियोजन करें। तो ये नियोजन करने में, प्लानिंग करने में हमारी शिक्षक डायरी हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें हमें सभी टॉपिक्स और सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं। ओनली वी हैव टू एक्सप्लेन और नोट डाउन। सेकेंड थिंग, हमारी टीचर्स डायरी हेल्प करेगी कि किस प्रकार से हमें अपनी उस प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो इसका ये लाभ हमें होगा कि हमारे पास एक लिखित प्रारूप है, उस लिखित प्रारूप में हम अपनी उस कार्य योजना को अंकित करेंगे तो वो अभिलेखीकरण हमारे पास सदैव सुरक्षित रहेगा। तीसरा बिंदु कि हमारी शिक्षक डायरी को लेकर जो शासन का उद्देश्य रहा है वो रहा है कि हम एनालिसिस कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि जो कार्य योजना, जो शिक्षण योजना हमारे द्वारा बनाई जा रही है, क्या वो शिक्षण योजना अथवा हमारी कार्य योजना धरातल पर फलीभूत हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें अग्रिम कार्य योजना के लिए कौन कौन से बिंदु को समावेशित किया जाना चाहिए। तो और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु, दैट इज द फीडबैक, प्रतिपुष्टि जो दी जाएगी हमारे साथी ARP, SRGs, डाइट मेंटर्स के द्वारा, हमारे DCs के द्वारा, रेस्पेक्टेड BOs, रेस्पेक्टेड BSSR के द्वारा भी हमें गाइडलाइंस टाइम टू टाइम दी जाएंगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी शिक्षक डायरी हमें नियोजन करने में, हमें अभिलेखीकरण करने में, हमें विश्लेषण करने में और साथ ही साथ अग्रिम कार्य योजना के लिए हमें जो प्रतिपुष्टि दी जाती है उससे हम अपने विजन को और कितना एनहेंस कर सकते हैं इस बारे में बताती है। तो चलते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे की पॉइंट्स पर कि शिक्षक डायरी को अपडेट करने से पहले हमें कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन पर कि यहाँ पर लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और उसका एक टारगेट दिया गया है कि हमें लर्निंग आउटकम को एनहेंसमेंट करना है, बच्चों में संवर्धित करना है, कि बच्चों में जो शिक्षण अधिगम है, शैक्षिक संप्राप्ति है, उसको हमें और बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हमें एक बहुत ही प्लान्ड, बहुत सुनियोजित टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संपादित करना होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पूरा मिशन प्रेरणा का जो कार्यक्रम है वो बच्चों के अंदर लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए कैसी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया अपनानी चाहिए उस पर फोकस्ड है। इसी के बाद अगर हम अगले बिंदु पर बात करें तो हम बात करते हैं कि हमें पेरेंट्स और स्टूडेंट की ई मेंटरिंग भी करनी है, अर्थात इस कोरोना के टाइम पीरियड में हम सभी को ये देखना है कि जो मानसिक दशा बच्चों की हो गई है वो अपने वास्तविक स्तर को बिल्कुल खो चुके हैं, और साथ ही साथ उनके अभिभावकों की भी ई मेंटरिंग के द्वारा हमें उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमें ई कंटेंट जो शासन के द्वारा दिया जा रहा है हमें, और चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो अथवा DD के माध्यम से हो, दूरदर्शन के माध्यम से हो, तो
प्रकार कोई भी हो, जो भी शासन के द्वारा सामग्री प्रेषित की जा रही है, हमें उस सामग्री को बच्चों तक और उनके पेरेंट तक पहुंचाना है। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी शासन के द्वारा जितने भी ऐप्स शिक्षा और शिक्षण को संवर्धित करने के लिए बनाए जा रहे हैं, उनका हम अधिकतम प्रयोग करें, उनके बारे में अभिभावकों को जागरूक करें और स्वयं भी अपनी ज्ञान की जो आकांक्षा है, ज्ञान की जो पैरामीटर्स हैं, हम उनको और बढ़ाएं, हम और भी ज़्यादा अपने ज्ञान को अर्जित करें, जिससे कि हम बच्चों को और भी असीमित ज्ञान दे सकें। तो इसके लिए हमें दीक्षा रीड अलॉन्ग ऐप, साथ साथ प्रेरणा लक्ष्य ऐप, इन सब की जानकारी भी अभिभावकों को देनी होगी। एंड ऑफ कोर्स वी द टीचर्स, हम टीचर्स को सरल ऐप के बारे में भी जानकारी रखनी होगी, जो एक आकलन के टूल के रूप पर प्रयोग किया जाएगा और जिसमें हमें बच्चों के लर्निंग आउटकम से संबंधित जो परिणाम हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में अवेलेबल हो जाएंगे, जो हमारी अग्रिम कार्य योजना को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ हमें एक और बिंदु पर बहुत ध्यान देना है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जो किसी न किसी कारण से विद्यालय छोड़ देती हैं, तो हमें उन बालिकाओं का भी 100% नामांकन अपने विद्यालय में कराना है। यहाँ एक और मुख्य बिंदु है आप सभी के साथ साझा करने के लिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अवधारणा है, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, उसको संज्ञानित करते हुए हमें दिव्यांग बच्चों पर बहुत अधिक फोकस करना है और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपने इसी समान कक्ष में इक्विटी और इक्वालिटी की भावना को चरित्रार्थ करते हुए उन बच्चों को कक्षा में लेकर आना है और समर्थ पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो यहाँ दिव्यांग छात्रों को भी हमें शिक्षा की समान धारा से जोड़ना है, जिससे कि वो वर्तमान समय से ही समाज के साथ अपने समायोजन को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर पाएँ। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें की पॉइंट्स के बाद, तो यहाँ आपके साथ साझा किया जा रहा है डायरी का एक प्रारूप। इस डायरी के प्रारूप में आप देखेंगे कि यहाँ पर लर्निंग, सबसे पहला जो कॉलम है वो क्लास का कॉलम है, उसके पश्चात सब्जेक्ट का कॉलम है, सब्जेक्ट के बाद बात आती है लर्निंग आउटकम की, और लर्निंग आउटकम के साथ ही दिया हुआ है प्रकरण या पाठ, जिस विषय पर आपको कार्य करना है। तो यहाँ ये लर्निंग आउटकम का जो पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम को हमें बहुत ध्यान से भरना है। कैसे भरना है इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अगले अपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरफ, जिसमें ऊपर की तरफ लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमें बहुत अच्छे से समझना है और साथ ही साथ इसमें आगे भी लिखा है कि स्पष्ट एवं संक्षिप्त व्याख्या उन सभी गतिविधियों की जो हम कक्षा में कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक और शब्द जुड़ा हुआ है, गृह कार्य और असाइनमेंट की प्रोजेक्ट कार्य। जो भी कार्य हम बच्चों को दे रहे हैं करने के लिए, उसका रेफरेंस भी हमें इस बॉक्स में देना होगा। इसी के साथ थोड़ा सा अगर हम इसी बॉक्स से एक असाइन करता हुआ एक साइड में एक और बॉक्स देख रहे हैं, शिक्षक का स्व आकलन, यानी क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। इट मीन्स कि जो भी कार्य योजना हमने बनाई है अपनी दैनिक, उस कार्य योजना में हम आज कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, उसका ऑनेस्ट असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, अपना स्व आकलन हमें खुद करना है और उसको यहाँ पे लिखना है। ये तो थी बात प्रारूप की, लेकिन इस प्रारूप को भरने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी होंगी। वो प्रिकॉशंस क्या हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। वो प्रिकॉशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लर्निंग आउटकम के कॉलम की तरफ आते हुए। इस लर्निंग आउटकम के कॉलम में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लर्निंग आउटकम लिखेंगे तो हम उसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि जब भी लर्निंग आउटकम लिखे जाएंगे उनको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि लर्निंग आउटकम हमारे परिणाम पर आधारित होते हैं। वो हमारी किसी भी गतिविधि को संपादित करने के पश्चात हमारे सामने निकल कर आते हैं, तो दे आर सर्टिफाइड, वो निश्चित होते हैं। इसलिए हम उनको प्रेजेंट टेंस में कि बच्चा कर लेता है, बच्चा समझ लेता है, बच्चा पहचान पाता है, इस तरह के वाक्य जो हैं हम प्रेजेंट टेंस के माध्यम से लर्निंग आउटकम को रिफर करेंगे इस कॉलम में। अब बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कॉलम की तरफ। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें दो चीज़ें साझा करनी है, अपनी टीचिंग प्लान और साथ ही साथ अपना एक्शन प्लान। अब टीचिंग प्लान की अगर हम बात करें तो हमें उस टीचिंग प्लान को साझा करते हुए ये ध्यान देना है कि जितने भी वाक्य हम टीचिंग प्लान में लिखेंगे, दे ऑल विल बी इन
फ्यूचर टेंस। तो यहाँ में ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सब फ्यूचर टेंस में लिखे जाएंगे। उसका कारण ये है कि जब शिक्षण योजना बनाई जाती है तो वो अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले बनाई गई योजना को आधार मानकर लिखी जाती है। हाँ, यहाँ एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना बनाते समय जो हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, जो वाक्य का काल होगा, वो वर्तमान काल होगा। क्यों? क्योंकि ये पाठ योजना जब क्लास में टीचर जाता है और वहाँ अपना लेक्चर देता है तो वो उसके लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन पर निर्भर करती है। सो दीज प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड बाय द टीचर। अब हम बात करते हैं कि इस बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स दिया गया है और उस बॉक्स के जस्ट नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर एवं दिनांक का कॉलम है। इस कॉलम में हम सभी को अपने साइन करने हैं और डेट मेंशन करनी है। इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ब्लू बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उन इंस्ट्रक्शंस में भी दैट इज़ वेरी क्लियरली रिटन कि हम सभी को लर्निंग आउटकम बहुत सूक्ष्म, बहुत संक्षिप्त और प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करने हैं। इसके बाद जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उससे संबंधित 2-3 पंक्तियां दी गई हैं जिसमें यही बताने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से शिक्षक अपनी सफलताओं, असफलताओं, अपनी उपलब्धि इन सबको अंकित करेगा। तो ये तो थी प्रिकॉशन और ये बात की हमने एक ब्लैंक फॉर्मेट के बारे में। अब अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी सब्जेक्ट पर आधारित अपना एक एक्शन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके समक्ष एक पूरा इंडेक्स बनाया गया है। इस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्लास, हमने टीचर्स डायरी का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी किया है कि क्लास 5 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश के बाद लर्निंग आउटकम्स एंड चैप्टर एंड टॉपिक की बात करें तो लर्निंग हमने टॉपिक लिया है नाउन। और नाउन का लर्निंग आउटकम क्या है? क्योंकि हम क्लास 5 की बात कर रहे हैं और बच्चा जो है नेमिंग वर्ड से विद्यालय आने से पहले ही परिचित हो चुका होता है कि वो किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को नाम से पहचानता है। वो बात अलग है कि उसको संज्ञा कहते हैं, उसको ये टर्म नहीं पता होता है, लेकिन वो पहचानता है इन सब चीज़ों को। सो वी हैव रिटन कि द स्टूडेंट आर एक्वेंट एंड फैमिलियर विद द नेमिंग वर्ड्स, कि वो नेमिंग वर्ड्स से परिचित हैं, उनको पहचानते हैं। दूसरा लर्निंग आउटकम हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम उन्हें वर्गीकरण करने के लिए कहें वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के लिए, तो वो लिस्ट में से उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन कैन बी डन वेरी इजीली बाय द स्टूडेंट। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम थे। अब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बॉक्स की तरफ आते हुए। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है, सबसे पहला बिंदु है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो मैंने TLP इस शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और इसमें इसके जस्ट सामने कि क्या TLP में मैंने कौन सी विधा का प्रयोग किया है कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग, कि गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधा का मैंने प्रयोग किया है। आगे कहा गया है, ऊपर अगर हम बॉक्स में देखें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद ये लिखा गया है कि संक्षिप्त एवं स्पष्ट व्याख्या उन गतिविधियों की। तो यहाँ आप देखें तो TLP के नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम ले लिया गया है कि विवरण देना है अपनी गतिविधि का बहुत शॉर्ट में। तो आई हैव रिटन कि रोल प्ले अकॉर्डिंग टू द फ्लैश कार्ड्स, कि फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम बच्चे को रोल प्ले दे देंगे, किसी को पर्सन, किसी को प्लेस, किसी को एनिमल की कैटेगरी में ला करके। और उसके बाद प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन देगा, चाहे वो उस एनिमल की या उस पर्सन की कोई सिंबॉलिक विशेषता बताए, चाहे उसकी कोई एक्टिविटी करके दिखाए, चाहे इमिटिएशन करे, तो वो उसका प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन के साथ साथ टीचर की एक्सप्लेनेशन भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद अगर हम ऊपर वाले बॉक्स में देखें तो वहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हमने बात कर ली, हमने एक्टिविटीज़ की स्पष्ट व्याख्या की बात कर ली। अब वहाँ दिया गया कि कितने कालांश आपको चाहिए, तो आई हैव रिटन हियर 2 पीरियड मुझे चाहिए इस पूरे कंटेंट को बच्चों तक संप्रेषित करने के लिए। अब फिर ऊपर वाले कॉलम में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क का ऑप्शन दिया गया है। तो आई हैव गिवन द होमवर्क रिगार्डिंग द नाउन, कि बच्चे क्या करेंगे कि उनको 5-5 पिक्चर ड्रॉ करनी है पर्सन, प्लेस और एनिमल की, बट दे विल ड्रॉ अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप। तो यहाँ उनको ये ग्रुप में वर्क भी दे दिया है, क्लासिफिकेशन भी कर दिया है। उनका वर्क जो है वो रिफ्लेक्टरी वर्क की श्रेणी में है, तो यहाँ हम उनको स्वयं चिंतन का भी समय दे रहे हैं। तो ये तो था मेरी टीचिंग प्लान। अब उसके बाद नीचे हम बात करेंगे एक्शन प्लान की। अब मेरा एक्शन प्लान क्या है
कि शासन जो सामग्री भेज रहे हैं ई कंटेंट के माध्यम से उसको बच्चों तक और उनके पेरेंट तक पहुंचाना। तो शेयरिंग द ई कंटेंट थ्रू रेडियो, डीडी एंड व्हाट्सएप, जो भी आ रहा है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और कैसे पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम ई मेंटरिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड उसमें हम क्या करेंगे, चाहे हम होम विजिट के माध्यम से, चाहे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, चाहे स्मार्टफोन के माध्यम से, या फिर हम प्रेरणा साथी के माध्यम से, या मोहल्ला कक्षा के माध्यम से, या एसएमसी, ग्राम प्रधान, सभासद, इन सब के माध्यम से, इन सब की सहायता से एनी हाउ वी हैव टू मेक द गार्जियन फैमिलियर रिगार्डिंग द वर्क ऑफ ई कंटेंट। और इसी ई मेंटरिंग को ध्यान में रखते हुए हम सभी टीचर्स को ये दायित्व दिया गया है कि हम प्रतिदिन 5 अभिभावकों से बात करें, उनका रेस्पॉन्स भी हम नोट डाउन करके रखें और उनको अभी प्रेरित करें कि उनके बच्चे विद्यालय में आने का इस समय प्रावधान नहीं है, इस समय शासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि उनके अभिभावक विद्यालय में अगर आ रहे हैं तो किस प्रकार से हम उन्हें सेल्फ मेड वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और जिस माध्यम से हम बच्चों के साथ रेमेडियल टीचिंग को कंडक्ट कर सकते हैं वो स्टेप हमें सभी को अपनाने हैं अपनी सुविधा और अपनी दशा और परिस्थिति के अनुसार। तो यहाँ उद्देश्य एकमात्र इतना है कि प्रेरणा लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं शासन के माध्यम से कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम इतना तो अवश्य ही आ जाना चाहिए। इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए हम अपनी वर्कशीट्स, हम अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करेंगे। और अगेन आई एम जस्ट मेकिंग यू रिमेंबर्ड कि जो भी वर्कशीट्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारा TLM है, वो सब हमारा समृद्ध हस्त पुस्तिका और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई शिक्षण योजनाओं पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ इतना हमने कर लिया कि एक्शन प्लान भी और टीचिंग प्लान भी हमने शेयर कर दिया। अब उसके बाद बारी आती है कि क्रियान्वयन के पश्चात टीचर का सेल्फ असेसमेंट, स्वमूल्यांकन, स्व आकलन। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब हमने अनुप्रयोग किया अपने इस एक्शन प्लान को और अपने इस टीचिंग प्लान को, तो रिज़ल्ट क्या निकल के आया। तो मुझे ये लगा कि मेरी क्लास में जो भी मैंने एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने की कोशिश की, मैं उसमें सफल हो पाई। सो आई हैव रिटन द कंडक्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे लगा कि अभी मुझे थोड़ा सा और बच्चों को क्लियर कराना है ये कंसेप्ट, और बच्चों को ग्रास्प कराना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाना है। सो आई नीड 1 मोर पीरियड। तो मैंने उसमें नोट किया कि मुझे 1 पीरियड और चाहिए इस पूरे कंटेंट को डिलीवर करने के लिए बच्चों तक विद अ वेरी क्लियर आस्पेक्ट। उसके बाद ये लगा कि जब मैंने अपनी क्लास में एक्टिविटी कंडक्ट की तो मेरी तरफ से वो बहुत सुचारू रूप से कंडक्ट की गई, सक्सेसफुली कंडक्ट की गई, बट स्टिल there are some students who are not giving their accurate and emphatic response। और वो बच्चे कौन से हो सकते हैं? हो सकता है वो औसत से कम वाले विद्यार्थी हों, हो सकता है वो हमारे दिव्यांग बच्चे हों, या हो सकते हैं वो हमारी कुछ हेजिटेटिव गर्ल्स हों। तो हमें ऐसे बच्चों पर फोकस करना है और उसके बाद उनको प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व कराने के लिए हमें अपनी अगली स्ट्रेटेजी को प्लान करना होगा। तो आई हैव गिवन अ रफ ड्राफ्ट बिफोर यू कि आप किस प्रकार से टीचर्स डायरी में अपनी कार्य योजना और अपनी शिक्षण योजना को अंकित कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप सबकी सुविधा के लिए एक और स्लाइड यहाँ पर बॉक्स को फिल करने का प्रयास किया गया है और सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये मैथ्स का ड्राफ्ट है कक्षा 3 के लिए, और जो उसमें लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में विषय रखा गया है वो जोड़ है, और उसके नीचे जो लर्निंग आउटकम लिखे गए हैं उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि बच्चा जोड़ और घटाने की संकल्पना को चित्र और प्रतीक और पदार्थ के माध्यम से कर सकता है या कर पाता है, और बच्चे उनका वर्गीकरण भी कर लेते हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। अगर हम बात करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बॉक्स की तरफ जा कर के, तो वहाँ पर हमने TLP अगेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए हमने क्या किया है, हमने उसमें ये देखा है कि हम इसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियाँ हम इसमें एक साथ प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद फिर वही बात कि मुझे इस कंटेंट को बच्चों तक क्लियरली पहुंचाने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए और उनके अंदर प्रैक्टिकलिज्म लाने के लिए, व्यवहार गणित के रूप में विकसित करने के लिए मुझे 1 पीरियड या 2 पीरियड की और आवश्यकता पड़ सकती है।
साथ ही साथ गतिविधि हम कौन सी करा सकते हैं, तो उस गतिविधि के लिए लिखा है कि समूह में हम अलग अलग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, प्रतीकों को, पदार्थों को रख सकते हैं और बच्चों से उनसे जोड़ और घटाने की संकल्पना को संपादित करने का कार्य करा सकते हैं। इसके साथ साथ ये मेरी शिक्षण योजना थी। फिर होमवर्क की अगर बात की जाए तो हमने गृह कार्य भी दिया है कि हम बच्चों को उनके स्तर के अनुसार अभ्यास पत्रक बना करके प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रेमेडियल टीचिंग का कंसेप्ट भी यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद कुछ विभागीय दायित्व मुझे दिए गए हैं कि जो मैं अपनी शिक्षण योजना से इतर कार्य योजना में समाहित करके करूँगी। तो उसमें सबसे मुख्य बिंदु क्या है कि जो शासन ने हमें रेडियो, डीडी अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट भेजा है, मैं उन सब के बारे में सबको बताऊं और उसे अग्रसारित करूं। अग्रसारण के लिए मैं सहायता ले सकती हूं अगेन प्रेरणा साथी की, एसएमसी मेंबर्स की, ग्राम प्रधान की, या कोई और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो रसोइयों की, जो मेरी इस काम में हेल्प कर सके। तो यहाँ ई मेंटरिंग के माध्यम से मुझे ये भी देखना है कि मुझे प्रतिदिन 5 अभिभावकों से बात करनी है और शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है और फिर उसके बाद उनके रिस्पॉन्स को भी मुझे नोट करना है। तो इस तरह से मैंने अपनी कार्य योजना भी शेयर की। अब यहाँ अगेन वी हैव कम टू द कॉलम ऑफ शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मुझे क्या लगा कि मेरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से कक्षा की इस गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस जोड़ घटाने के बहुत इजी स्टेप को समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स लेफ्ट जो इस अभी मुख्य धारा में आने से छूट गए हैं। तो अगली कार्य योजना के लिए मैं उपचारात्मक शिक्षण ध्यान में रखते हुए अगली कार्य योजना को निर्मित करने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ आप सबकी सुविधा के लिए हमने 2 स्लाइड्स देखी और इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जो संबंधित है हमारे सुपरविजन से। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्लाइड पर कि सुपरविजन का कॉलम दिया गया है और ये सुपरविजन के लिए हमारे ARP और SRGs हमें प्रतिपुष्टि देंगे और कौन कौन से पैरामीटर्स पर देंगे वो पैरामीटर्स भी साइड में लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर है क्रियाशील पुस्तकालय। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बार बार लर्निंग आउटकम को बढ़ाने की और बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो उसमें पुस्तकालय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों में रीडिंग स्किल, इमेजिनेटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल, साथ ही साथ सो मैनी वैल्यूएबल स्किल का भी डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ एक पैरामीटर हमारा क्रियाशील पुस्तकालय हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो बच्चों की जो खेलकूद की एक्टिविटीज़ हैं, हाँ येस ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू प्लान द फिजिकल एक्टिविटीज़ दीज डेज, कि इन दिनों हम बच्चों के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा पा रहे हैं, बट इवन देन एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक अध्यापक अपने पूरे प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी माध्यम से बच्चों को मेंटली एक्टिव रखा जाए। इसके बाद अगला पैरामीटर है कि हमारे पास जो हमारे यूनिट असेसमेंट होते हैं, ऑफ कोर्स अभी नहीं हो पा रहे हैं, बट स्टिल प्रेरणा साथी, मोहल्ला क्लास अथवा होम विजिट के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम बच्चों का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कि प्रेरणा, अगला पैरामीटर है कि प्रेरणा तालिका में हमें बच्चों का असेसमेंट भरना है। तो ये कॉलम तब संभव हो पाएगा जब हमारे बच्चे विद्यालय में आएंगे। इसी के साथ हम अपनी PTM, अपने SMC मेंबर्स की मीटिंग को किस प्रकार कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे ARP और SRGs और डाइट मेंटोर्स देखेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि हमने पूर्व नियोजित, अगर हम पहले से कोई प्लानिंग की हुई है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हमारे पास जिसे हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपने विद्यालय में लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी क्या योजना है, वो योजना भी वो साझा की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि हिंदी और मैथ्स की जो संदर्शिकाएं हैं, क्या उनका अध्ययन किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा या नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कहीं कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जिसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तो ऐसी जगह पर हमारे ARP SRG साथी ई मेंटरिंग भी करेंगे। इसके बाद अगर हम सबसे लास्ट पैरामीटर की बात करें तो इसमें है कि आप का कोई ऐसा एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रही हो जो इनोवेटिव आइडिया आपके विद्यालय में एप्लीकेट होने के बाद बेटर रिजल्ट लेकर आया हो, तो वो भी यहाँ पर उसका रेफरेंस देना होगा। और यहाँ पे जितने भी पैरामीटर दिए गए हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर एक ARP और SRG अपने रिस्पॉन्स आप टीचर्स डायरी में अंकित करेगा, और जो बहुत मोटिवेशनल भी होंगी और वो हमारी अग्रिम कार्य योजना के लिए हमें कुछ सलाह भी दे सकते हैं। तो ये बात की हमने पूरा कि किस प्रकार से सपोर्टिव सुपरविजन के लिए भी हमारी डायरी बहुत उपयोगी है और हमारे लिए हमारी स्किल्स को और डेवलप करने का काम करेगी। अब फ्रेंड्स,
पेज नंबर 226 की हम बात करते हैं, जिस पे कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें के बिंदु साझा किए गए हैं। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप इन बिंदुओं को अवश्य पढ़ लें। हालांकि एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बिंदुओं से हम भली भांति परिचित हैं। इवन देन वी मस्ट गो थ्रू विद दैम, कि हमें फिर भी एक बार उनको देख लेना चाहिए। तो यहाँ हमने बात की आज आप सभी के साथ टीचर्स डायरी के बारे में, और टीचर्स डायरी के कौन कौन से बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, कि किस प्रकार से हम समय पड़ने पर अपने साथियों के साथ भी जुड़कर अपनी एक नवीन कार्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमने अपनी टीचर्स डायरी के फॉर्मेट के बारे में चर्चा की। अगर अभी भी किसी साथी को कहीं कोई समस्या है तो पहले की भांति आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप सबके कमेंट्स, आप सबके कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, और आप सभी के कमेंट के परिणाम स्वरूप ही मैं एक ये अगली वीडियो बना पाने में सक्षम हो पाई हूँ। और इसी प्रकार अपने फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अपने डिफ़िकल्टी लेवल को बताते रहिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से हम सारी योजनाओं को आपके साथ साझा करें। धन्यवाद।